पहला है बेटे एनर्जी ऑडिट। ये एनर्जी ऑडिट होता क्या है? तो एनर्जी ऑडिट के अंदर बेटे क्या होता है? ये बिजली की खपत का ऑडिट है। बिजली की खपत, जो बिजली का मीटर होता है, इसका ऑडिट होता है। तो इसको हमें क्या करना होता है? कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, उनकी क्वांटिटी और कॉस्ट देखना है। उसको हमको वी हैव टू रिलेट इट विद, रिलेट क्या करना है? रिलेट इट विद प्रोडक्शन, कि 1 यूनिट बनाने में कितनी बिजली खर्च होती है। तो इस तरह हम पूरा एनर्जी का एक डेटाबेस फॉर्मेट बनाते हैं। एनर्जी डेटाबेस फॉर्मेट बनाते हैं और ये देखते हैं कि बेटे कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही। कंप्लायंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, कंप्लायंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, और हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट एरियाज ऑफ अटेंशन। हाईलाइट्स एरियाज ऑफ अटेंशन, कौन से एरियाज हाईलाइट होने चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? सर्वे। सबसे पहले बेटे सर्वे करेंगे। हम किसी भी यूनिट में जाएंगे, क्या क्या बिजली है, किस तरह की CFL लाइट्स लगी हुई हैं या ओल्ड टाइप की ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। इसी तरह मशीनरी है, वो ज्यादा बिजली का कंजम्पशन करती है या नहीं करती है। तो हम प्रीलिमिनरी ऑडिट इंक्वायरी करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडक्ट करेंगे ऑडिट में। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको हम मेजर करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद मेजर करेंगे। मेजरमेंट्स मास एंड मेजरमेंट्स मास एंड एनर्जी बैलेंसेज। मेजरमेंट मास एंड एनर्जी बैलेंसेज। फिर हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू एनर्जी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। रिव्यू करेंगे एनर्जी प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिसेस, और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें कम बिजली की। आइडेंटिफाई एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स।
तो बेटे सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाएंगे, जाने के बाद देखेंगे कौन कौन सी CFL लैंप्स लग रही हैं, किस तरह की बिजली की मोटर्स हैं, किस तरह की मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। उनका यूनिट कंजम्पशन देखेंगे, बिजली के मीटर्स देखेंगे, आजकल तरह तरह की डिवाइस आई हुई हैं, उनके बेसिस पे हम ये देखेंगे कितनी यूनिट कंज्यूम होती है, क्या कॉस्ट है, और पर यूनिट हमारा कितनी यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है, जितना बेटे ओवरहेड कॉस्टिंग के अंदर अपन लोग पढ़ते थे। उससे हम एक एनर्जी डेटाबेस फॉर्मेट तैयार करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। बेटे हमने एक ऑडिट करने गए, वहां देखा कि बेटे सारे हॉस्टल के अंदर लाइटिंग खुली रह जाती है, बेटे बंद करने का कोई सिस्टम हो, मशीन्स का सिस्टम हो, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है, किस समय हमको एसी चलाने हैं, किस समय नहीं चलाने, है ना, और क्या कूलिंग का प्रोसीजर्स है, ये सारी चीजें कंप्लायंस हो रही है नहीं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी का। फिर हमें कौन कौन से एरिया हैं जहां पर हमको हाईलाइट एरियाज ऑफ अटेंशन, जहां बिजली का वेस्टेज हो रही है। जैसे बेटे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हम गए, हमने देखा कि फर्नेस कहीं और बनी हुई है, और वहां से पूरे एक रेलवे की वैगन के अंदर बेटे 32 किलोमीटर की लाइन केवल अंदर ही अंदर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर रेलवे की लाइन। तो रेलवे की बोगी में पॉट, जिसके अंदर मॉल्टन आयरन है, पिघला हुआ लोहा जिसके अंदर है, वो जाता है, जिस समय उसका 3000 टेम्परेचर होता है, पहुंचते पहुंचते वहां पर 1000 टेम्परेचर रह जाता है। तो ये वेस्टेज ऑफ द एनर्जी है। इस तरह के एरियाज अपन हाईलाइट करते हैं, कहां का कौन कौन से एरिया हैं जहां पे एनर्जी का की वेस्टेज हो रही है। फिर हम कंडक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, मेजरमेंट एंड मास एंड एनर्जी बैलेंस, उससे हम रिव्यू करते हैं कि एनर्जी प्रोक्यूरमेंट की क्या पॉलिसी है, और इसके बाद में ये देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस है जो एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। तो बेटे हम फिर क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने सीखी है उससे वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, कितनी स्टैंडर्ड बिजली कंजम्पशन होना चाहिए, कितना एक्चुअल है, कितना वेरिएंस है, किस किस वजह से है। तो अब हम बेसिकली समझे कि एनर्जी ऑडिट में जनरली हम लोग देखते क्या है। अब इसको करने की मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो बेटे मेथोडोलॉजी के अंदर एनर्जी ऑडिट को हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्रीलिमिनरी ऑडिट और एक डिटेल्ड ऑडिट। तो क्या होती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग दो तरह की होती है, प्रीलिमिनरी और दूसरा है डिटेल्ड। प्रीलिमिनरी एंड डिटेल्ड। तो प्रीलिमिनरी ऑडिट के अंदर क्या होता है, 2 और 3 दिन की प्लांट विजिट होती है, 2-3 डे प्लांट विजिट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीलिमिनरी ऑडिट के लिए सबसे पहले प्लांट में जाते हैं, वहां एक एक एरिया को विजिट करते हैं। तो इसके लिए हम वॉक थ्रू अप्रोच, वॉक थ्रू का अप्रोच का मतलब ये नहीं कि हम वॉकिंग करते हैं, वॉक थ्रू अप्रोच का मतलब होता है कि शुरू से आखिर तक, यानी वॉक थ्रू अप्रोच का मतलब होता है बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग टू एंड हम थ्रू सारी प्रोसेस को, कहां से माल आता है, कैसे जाता है, एक एक प्रोसेस को देखते हैं। तो अब करने के लिए हम दो चीजें देखते हैं। जो डेटा है उसके लिए एक तो हम रिलाई कर सकते हैं
रिलाई ऑन मैनेजमेंट इन्फो, और दूसरा हम जो मीटर इंस्टॉल किए गए हैं उन मीटर्स को देख सकते हैं। ओके, कुछ करना है? हेलो, कई बार क्या होता है, मीटर्स आर नॉट शोइंग, meters are not showing accurate reading, ये मीटर्स एक्यूरेट रीडिंग शो नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट साथ लेके जाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, एनर्जी ऑडिट के लिए हम 2-3 दिन की प्लांट विजिट करेंगे, वॉक थ्रू अप्रोच यानी शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है उन पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो बिजली के मीटर्स हैं उन सबको भी हम चेक करेंगे। कई बार मीटर्स एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाते, इसलिए हम एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट साथ ले जाएंगे जिससे कि हम सही अंदाजा लगा सकें बिजली का। ओके, अब आ जाता है प्रीलिमिनरी के बाद में, अब हम जाते हैं डिटेल्ड ऑडिट पर। अब हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी ऑडिट के बाद में हम लोग डिटेल्ड ऑडिट करते हैं। तो ये जो है, जो डिटेल्ड ऑडिट है, इसको क्या होता है, इट गोज बियॉन्ड, ये जो इट गोज बियॉन्ड द क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव कॉस्ट एंड सेविंग से भी आगे जाता है। इट गोज बियॉन्ड क्वांटिटेटिव कॉस्ट एंड सेविंग्स। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हर एक जो प्लांट का आदमी है उससे डिटेल्ड डिस्कशंस करते हैं, प्लांट पर्सनल से डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किस तरह हम कॉस्ट को, एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करने, और उसके बेसिस पे हम जितने भी स्टडी करते हैं एनर्जी सेविंग डिवाइसेज का, और उसके बेसिस पे एक फाइनल रिपोर्ट देते हैं फीजिबिलिटी की, कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट रहेगा। ये होता है हमारा एनर्जी ऑडिट। तो बेसिकली एनर्जी ऑडिट क्या है, एनर्जी ऑडिट है बिजली का, पेट्रोल का, डीजल का, हीट का, इन सब का, स्टीम का कम से कम कंजम्पशंस। ओके, अब हम समझते हैं एनवायरमेंट ऑडिट। क्या समझते हैं, एनवायरमेंट ऑडिट। तो एनवायरमेंटल ऑडिट, तो बेटे एनवायरमेंट क्या होता है, जो वातावरण होता है, वायु, जल, ध्वनि,
पूरा वातावरण, एयर, वाटर, साउंड या नॉइज, एटमॉस्फियर पूरा। तो ये जो है कि हमारे जो इंडस्ट्री है उससे एयर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, वाटर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, नॉइज पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, एटमॉस्फियर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। तो ये सारे पॉल्यूशंस को देखने के लिए एनवायरनमेंट तो हमें देखना होता है कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट की क्या रिस्क है। एनवायरमेंटल रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क और इस रिस्क का, इसका इम्पैक्ट क्या, एनवायरमेंटल रिस्क है, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या हमारा इसको दूर करने के लिए हमारे पॉलिसी टारगेट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, और इन सब के लिए बेटे इंटरेस्टेड पार्टीज। बेटे एनवायरमेंटल ऑडिट के अंदर हमको देखना है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एटमॉस्फियर, एनवायरमेंटल रिस्क क्या है, इम्पैक्ट क्या है इसका, पॉलिसी टारगेट क्या है, कॉस्ट क्या है, और इंटरेस्टेड पार्टीज क्या क्या हैं, ये हमको सब कुछ देखना है एनवायरमेंटल ऑडिट के अंदर। तो ये सारी चीजें हम कैसे देखेंगे? एक ऑडिटर्स को वाटर के बारे में भी पता हो, एयर के बारे में भी पता हो, साउंड के बारे में भी पता हो, एटमॉस्फेयर के बारे में पता हो, ये क्या संभव है? नहीं। तो इसके लिए एक ऑलराउंडर चाहिए। तो बेटे जब हम एनवायरमेंटल ऑडिट करते हैं तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है। क्या है एनवायरमेंटल ऑडिट? क्या है ये? एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है। इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, कई डिसिप्लिन इसमें शामिल हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है। तो बेटे जब मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है तो टीम भी हमारी क्या होगी? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी। इसमें इंजीनियर्स भी होंगे, अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स होंगे। ये बेसिकली जनरली एनवायरमेंटल जो ऑडिट होता है ये बेटे इंटरनल यूज के लिए होता है। किसके लिए होता है? एनवायरमेंटल ऑडिट जनरली इंटरनल यूज के लिए होता है। ठीक है। कोई भी EIA यानी एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, किसी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये बेटे आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले EIA बहुत जरूरी है। जब भी बेटे कोई भी इंडस्ट्री शुरू करोगे, मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है, इंटरनल यूज के लिए है, और आज की डेट में इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये आपको करना ही करना है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट
तो बेटे ये जो है पर्पज एनवायरमेंट ऑडिट का ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी बेटे एफिशिएंसी देखना है, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह करना है कि बेटे कम से कम हमारी एनवायरमेंट को रिस्क हो। ओके, तो इसके लिए बेटे हमको पूरे 11 एस्पेक्ट कवर करने होते हैं। पूरी क्रिकेट टीम एनवायरमेंट ऑडिट के लिए पूरे हमको 11 एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड। क्या करने हैं? 11 एस्पेक्ट्स, पूरे 11 एस्पेक्ट्स हमको कवर करने हैं। तो क्या करने हैं हमको? 11 एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमको कवर करना है कि भाई लेआउट इस तरह बनाया गया हो, लेआउट एंड डिजाइन। बेटे ये चिमनी विमनी जो बनती हैं, ये मान लो बेटे आपकी फैक्ट्री है, ये चिमनी है, यहां से धुआं निकलता है। तो बेटे इस तरह का बनना चाहिए लेआउट एंड डिजाइन कि इसके अंदर आपका पॉल्यूशन कंट्रोल का ध्यान रखा जाना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल का ध्यान रखा जाए। तो पहला एस्पेक्ट हमें लेआउट इस तरह बनना चाहिए। सेकंड हमको देखना है कि बेस्ट मिनिमम हो, मिनिमम बेस्ट यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ओके, कंट्रोल होना चाहिए, मिनिमम बेस्ड होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और पॉल्यूशन कंट्रोल का एक सिस्टम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, एक पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो है ये एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। उसके अलावा जो है आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी सेफ्टी मेजर्स, बेटे आजकल क्या डिजास्टर रिकवरी सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम, एनवायरमेंटल सेफ्टी मेजर्स, इमरजेंसी प्लान, ये सब भी बेटे होने चाहिए। इमरजेंसी प्लान, ठीक है। ऐसा ना हो कि भोपाल जैसा कांड दोबारा हो ही नहीं। उसके अलावा हमको देखना चाहिए कि जितने भी स्टाफ हैं उनको मेडिकल एंड हाइजीन फैसिलिटीज, मेडिकल एंड हाइजीन फैसिलिटीज होनी चाहिए स्टाफ के लिए। मेडिकल, हेल्थ केयर, ओके। तो लेआउट, मिनिमम बेस, पॉल्यूशन कंट्रोल, सेफ्टी मेजर, मेडिकल। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल हाइजीन है वो मेंटेन रहनी चाहिए। इंडस्ट्रियल हाइजीन,
इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। साथ में कि जो ऑक्यूपेशनल, जैसे भट्टी के पास है उस तरह के, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के मेजर लेने चाहिए। पर्टिकुलर जिस तरह का काम है, और एनवायरनमेंट के बारे में पूरा MIS सिस्टम, इन्फो सिस्टम डेवलप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्फो सिस्टम कि रेगुलर कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, कितना उसमें टॉक्सिक है, कितना वेस्ट है, कितना नाइट्रोजन के कंटेंट हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट हैं, इस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेटे जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है, एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जिससे कि डिग्रेडेशन का पता लग सके कि क्या क्या एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है प्रोडक्शन की वजह से। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, और जितने रेगुलेटरी मैकेनिज्म हैं उनकी कंप्लायंस होनी चाहिए, और कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न टुवर्ड्स सोसाइटी। तो बेटे एनवायरमेंट ऑडिट के अंदर हमने बताया पूरी क्रिकेट टीम है कि 11 एस्पेक्ट्स आपको देखने। लेआउट इस तरह का बनना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इस तरह होना चाहिए, मिनिमम वेस्ट हो। पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। एनवायरमेंट सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल हाइजीन होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का असेसमेंट होना चाहिए। पूरा इन्फो सिस्टम होना चाहिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए डिग्रेडेशन का, और जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं पॉल्यूशन के उनको कंप्लायंस होना चाहिए, और सोसाइटी के लिए कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न फॉर द सोसाइटी। अब बेटे ये तो हमको समझ में आ गया एनवायरमेंट ऑडिट। अब हमें थोड़ा सा जो समझना है वो समझना ये है कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। तो सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में कंसर्न का नेम होगा, एड्रेस होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, डेट होगी, डेट यदि लास्ट ईयर की कोई ऑडिट रिपोर्ट होगी, लास्ट ईयर रिपोर्ट, फिर हमें कंजम्पशन ऑफ इनपुट ड्यूरिंग द ईयर, कंजम्पशन ऑफ इनपुट ड्यूरिंग द ईयर। उसके अलावा किस तरह का पॉल्यूशन जनरेट होता है, क्या पॉल्यूशन जनरेट होता है, क्या हजार्डस बेस जनरेट होती है,
तो हमें देखना क्या, नेम एड्रेस लिखेंगे, लास्ट ईयर की रिपोर्ट लिखेंगे, क्या क्या इनपुट कंज्यूम होते हैं, क्या पॉल्यूशन होता है, क्या हजार्डस वेस्ट निकलती है। फिर हमको देखना है वेस्ट, यदि सॉलिड वेस्ट की कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिर उस सॉलिड वेस्ट जो निकलती है उसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, डिस्पोजल प्रैक्टिस फॉर वेस्ट, वेस्ट के डिस्पोजल की क्या प्रैक्टिस है, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल प्रैक्टिस फॉर वेस्ट, प्रैक्टिस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, प्रैक्टिस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, उसके अलावा बेटी जो भी सजेशंस आए ऑडिटर्स के दिमाग में, जो भी एडिशनल प्रपोजल्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीजें आपको ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट में देंगे। आपको बहुत ही यूनिक तरीके से स्पेसिफिक पॉइंट, गागर में सागर भरने की तरह से आपको मैंने ये पूरा आज की डेट में एनवायरमेंट ऑडिट कराया है। आपको बेसिकली ये देखना है पानी का, बिजली, एयर का, वाटर का, एनवायरमेंट का, साउंड का, कोई पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन करने के लिए होगा क्या, हमें ये देखना है लेआउट इस तरह का बनना चाहिए कि कम से कम वेस्टेज हो, पॉल्यूशन कम से कम निकले, वेस्टेज कम से कम हो, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजरमेंट हो, सेफ्टी हो, स्टाफ की हेल्थ का ध्यान रखा गया हो, इंडस्ट्रियल हाइजीन का ध्यान रखा गया हो, हजार्डस का सिस्टम, पॉल्यूशन, सब चीजों का ध्यान रखा गया। ये सारी चीजें हमको एनवायरमेंट ऑडिट में देखनी है और उन्हीं के बारे में हमको रिपोर्ट देना है। ये हमको समझ में आया एनवायरमेंट ऑडिट। ओके।